गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर RKN, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी से आज मैं आपके लिए BA फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, हिंदी में प्राथमिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, जो कि सामान्य मनोविज्ञान पर आधारित है। मैं इस संपूर्ण पेपर को संक्षिप्त और सरल प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों साइको प्लस लोगस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य आत्मा का अध्ययन, जानकारी या ज्ञान है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। साइकोलॉजी विषय कालांतर में आत्मा के ज्ञान से मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान के रूप में परिभाषित होता रहा। लेकिन मनोविज्ञान का नाम और अध्ययन के उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि विज्ञान में तथ्यों की जांच पड़ताल के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। किसी आत्मा, मन, चेतना को किसी भौतिक कसौटी पर परखा नहीं जा सकता, और सिर्फ व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान नाम से मेल नहीं खा रहा था। सारे निष्कर्षों के पश्चात मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषा निर्मित की गई, जो कि ये है: साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाएं और मनोविज्ञान परस्पर स्पष्ट और सुमिलित हो गए। अब आते हैं इसके गोल्स एंड स्कोप क्या हैं। इसका व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को डायग्नोज करना, चाहे वो एबिलिटी से संबंधित हो या मेंटल इलनेस से। फिर प्रॉपर गाइडेंस और उपचार करना। अब इसके स्कोप और ब्रांचेज में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए ब्रांचेज बता रहा हूँ। मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, काउंसलिंग मनोविज्ञान आदि आदि। इसी में जितने प्रकार की शाखाएं हैं, उन्हीं में इसके स्कोप हैं। अब इसके अप्रोचेस पे जाते हैं। पहले साइकोडायनामिक, इसमें सिगमंड फ्राइड ने दिया था इसको। उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो, चेतन, अवचेतन, अचेतन मन पर कार्य किया था कि इनका ही प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसमें एडलर और युंग भी शामिल थे। फिर बिहेवियरल अप्रोच आई, जिन्हें शुरू किया था JB वाटसन ने, यानी कि व्यवहार व्यक्ति की एक्टिविटी से संबंधित होता है। इन्होंने डर पर आधारित एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर आता है बायोलॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच में जो भी व्यवहार, थॉट्स या मेंटल प्रोसेस का जैविक आधार पर अध्ययन किया जाता है। फिर कॉग्निटिव में जो है, वातावरण में एडजस्टमेंट, संज्ञानात्मक योग्यता, प्रक्रिया का अध्ययन होता है। इसमें मेंटल एबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें जीन पियाजे और टॉलमैन प्रमुख रहे इन मनोवैज्ञानिकों में। अब साइकोलॉजी के मेथड्स आते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें अध्ययनकर्ता ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है, देखता है, और फिर उसको लिपिबद्ध सुनियोजित ढंग से घटनाओं को लिखता है। उसके बाद उसके निष्कर्ष निकालता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझने से पहले एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। वो ये है कि नियंत्रित दशाओं में किए गए परीक्षण ही प्रयोग कहलाते हैं। इसके लिए लैब की ज़रूरत पड़ती है। इसमें वेरिएबल्स पे काम होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर के या अध्ययनकर्ता के हाथ में होता है। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक पूरी प्रोसीडिंग होती है, समस्या, उपकल्पना और बाद में प्रयोग विधि। ये सारा एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। तीसरा होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में दो व्यक्ति आमने सामने बैठ जाते हैं या दो समूह, और एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। इसमें 1 to ग्रुप, ग्रुप टू 1 और 1 to 1 भी हो सकता है इसका तरीका। चौथा है क्वेश्चनरी मेथड। अब अध्ययन के
सम्मिलित व्यक्ति जब बहुत दूर दूर तक फैले हुए हों और ज़्यादा हों और अध्ययनकर्ता एक हो तो अपनी सुविधा के लिए क्वेश्चनारी का निर्माण कर लेता है। उसमें प्रश्न होते हैं और वो उनके पास भेज देता है और वो उसको वापस उसका उत्तर लिख के वापस कर देते हैं और उस आधार पर अध्ययनकर्ता अपना निष्कर्ष निकालता है। इसे क्वेश्चनारी मेथड बोलते हैं। पांचवा है केस स्टडी मेथड। इसमें वर्तमान घटना को देखते हुए पास्ट में जो भी उसके कारण रहे होंगे उनको खोजबीन की जाती है, उनको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है कि एक वर्तमान में घटना अगर घटी है तो ये किन कारणों से घटित हुई है और भविष्य में ये क्या हो सकता है, इसका उपचार कैसे हो सकता है। ये केस स्टडी मेथड कहलाता है। अब यूनिट सेकंड से पहले मैं दो कीवर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आपका। अगर इन दो कीवर्ड्स को आप समझ लेंगे तो इससे पूरे मनोविज्ञान को समझने में आसानी होगी। पहला कीवर्ड है स्टिमुलस या स्टिमुली, जिसे हिंदी में उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक ऐसा कोई भी प्राणी, स्थान, वस्तु, अनुभव, घटना, कुछ भी हो सकता है जिस पर व्यक्ति का ध्यान चला जाए और वो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं या व्यवहार को प्रभावित कर सके, उसे उद्दीपक कहते हैं। मनोविज्ञान में उद्दीपक शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें स्टिमुलस से प्रभावित होकर ही प्राणी अनुक्रिया करता है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है रिसेप्टर, रिसीव करने वाला। हिंदी में ग्राहक अर्थात ग्रहण करने वाला कहेंगे इसे, और साइकोलॉजी में इसको इस अर्थ में लिया जाता है कि रिसेप्टर्स को आंतरिक या बाह्य सूचनाएं या अनुभव ग्रहण करने वाले के रूप में लिया जाता है। प्रत्येक प्राणी में 3 प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 एक्स्ट्रोसेप्टर्स, जो शरीर के बाहरी स्टिमुलस का ज्ञान, अनुभव या सूचनाएं ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ये बाह्य ग्राहक कहलाते हैं, जैसे नाक, कान, त्वचा, जीभ, आँखें, जो गंध, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, दृश्य को रिसीव करते हैं, जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। ये एक्स्ट्रोसेप्टर्स हैं। दूसरे आते हैं इंट्रोसेप्टर्स, शरीर के अंदर की भूख, प्यास, दर्द आदि की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। ये होते हैं आते, मसल्स, बोन्स, हार्ट, लंग्स आदि। तीसरे कॉग्निटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जो पास्ट अनुभव, ज्ञान, यादें आदि स्टिमुलस मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं। वो इस श्रेणी में आते हैं, जैसे मेमोरी हो गया, सेंसेशन हो गया, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया आदि, क्योंकि ये भी स्टिमुलस होते हैं। अब दूसरी यूनिट है व्यवहार के जैविक आधार। इसमें SOR फार्मूला है उद्दीपक, प्राणी, अनुक्रिया, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स। यानी कि इससे है कि जब कोई स्टिमुलस प्राणी को मिलता है तो उसके आधार पर ही वो अनुक्रिया करता है। इसमें फिर जीन्स एंड बिहेवियर आ गया। DNA का छोटा पार्ट जीन्स कहलाता है, जो किन्हीं गुणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाता है। इसलिए वंशानुगत आधार पर भी व्यवहार की व्याख्या की जाती है। हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स, ग्रंथियों के माध्यम से ही मनुष्य में वृद्धि, संवेग आदि उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। एक एक्स्ट्रोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथियाँ, जिनमें नलिकाएं होती हैं, जो शरीर में रासायनिक क्रिया होने पर लार, पसीना, आंसू आदि को बाहर निकालती हैं। इनका व्यवहार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। दूसरे प्रकार की होती हैं एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, नलिका विहीन होती हैं। ये हार्मोन्स को सीधे ब्लड में छोड़ देती हैं। इन ग्रंथियों का व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये ग्रंथियां हैं पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, सेक्स ग्लैंड्स आदि। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ये न्यूरॉन से बने सारे नर्व्स के जाल जो पूरे शरीर में फैला है और CNS से जुड़ा होता है, ये PNS कहलाता है। अब न्यूरॉन पे भी चर्चा करते हैं। न्यूरॉन कोशिका एक नर्व सेल होती है, जिसके पार्ट होते हैं एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्राइड होते हैं। न्यूरॉन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सेंसरी न्यूरॉन, जो बाह्य ज्ञान या इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन, ये मस्तिष्क के आवेग को
बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए। और स्नेप्स ये न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल या इम्पल्स आवेग ट्रांसफ़र करता है। यूनिट थर्ड में सेंसेशन और परसेप्शन को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे अगर आपने स्टिमुलस समझ लिया है तो। सेंसेशन इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस। संवेदना उद्दीपक का प्रथम प्रत्युत्तर है। किसी स्टिमुलस के होने की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचना सेंसेशन है। दूसरा है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन इज द सेकेंड रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस। मतलब प्रत्यक्षीकरण उद्दीपक का द्वितीय प्रत्युत्तर है। परसेप्शन में उद्दीपक के विषय में पूरा ज्ञान हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ कि परसेप्शन में मेमोरी और पूर्व ज्ञान का योगदान रहता है। हम इसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जैसे रेड कलर को रेड कलर इसलिए कहते हैं कि पहले से बताया जाता रहा है कि ये रेड कलर है। अगर हमें उस कलर को रेड नहीं बताया जाता तो कलर का सेंसेशन तो होता कि कलर तो है, लेकिन क्या है पता नहीं। तो इसलिए परसेप्शन में मेमोरी बहुत महत्वपूर्ण है। इस यूनिट में आप लोग आँख कान की संरचना बनाने का अभ्यास भी कर लें। यूनिट 4 में है अटेंशन। प्राणी के शरीर का कोई भी रिसेप्टर यानी कि ग्राहक किसी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन तक पहुंचा रहा है, या कोई व्यक्ति किसी रिसेप्टर्स के माध्यम से किसी स्टिमुलस पर पूरा ध्यान दे रहा है, तो इस प्रक्रिया को अवधान यानी कि अटेंशन कहते हैं। यूनिट 5 में लर्निंग है, जिसे हिंदी में अधिगम अथवा सीखना कहते हैं। इसकी परिभाषा है अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तथा ज्ञान में वृद्धि को अधिगम कह सकते हैं। यूनिट 6 में मेमोरी एंड फॉरगेटिंग है, जिसमें स्मृति और विस्मरण। मेमोरी के स्पष्ट करते हैं मेमोरी को पुरानी घटनाएं संगठित रूप में मस्तिष्क में पुनः उपस्थित हो जाएं, अथवा बीती घटनाएं या अनुभव या सीखा हुआ पुनः याद आ जाए तो मेमोरी कहलाती है। इसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले एनकोडिंग आता है, कूट संकेतन से शुरू होती है, फिर स्टोरेज होता है, संचयन होता है, फिर बीता हुआ घटना या काल पूर्ण रूप से संगठित होकर मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाए तो उसे रिट्राइवल पुनरुत्पादन कहते हैं। प्रारंभ में स्टिमुलस का संकेत मिलता है, फिर सूचनाएं इकट्ठी होती हैं, फिर व्यवस्थित होकर स्पष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है मेमोरी की। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सेंसरी मेमोरी, SM, सांवेदिक स्मृति। किसी उद्दीपक के ज्ञानेंद्रियों के सम्मुख उपस्थित होने और फिर तुरंत अनुपस्थित होने पर कुछ सेकंड्स के लिए जो आभास रहता है उसे SM कहते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, लघुकालिक स्मृति। किसी घटना को थोड़े समय के लिए ही याद रहना STM कहलाता है। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM, दीर्घकालिक स्मृति। घटना को अधिक समय तक याद रखना या अधिक समय बाद भी याद आ जाना घटना दीर्घकालिक स्मृति कहलाती है। अब फॉरगेटिंग को भी संक्षिप्त में बता देते हैं। फॉरगेटिंग विस्मरण के विषय में बड़े आसान शब्दों में, जब एनकोडिंग होने पर स्टोरेज अधूरा रहता है और सूचनाएं संगठित नहीं हो पाती, रिट्राइवल नहीं हो सके, तो फॉरगेटिंग कहलाता है। जैसे किसी मनुष्य को देखकर लगे कि जानते हैं, मिले भी हैं, लेकिन कहाँ मिले हैं या इसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा, ये फॉरगेटिंग होती है। यूनिट 7 में है मोटिवेशन एंड इमोशन। मोटिवेशन अभिप्रेरणा, ये मोटिव से बना है प्रेरक। इंसान की खाने पीने, सोने, सुरक्षा, सम्मान आदि की ज़रूरतें मोटिव्स होती हैं। इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने की मनुष्य पर पड़ने वाले दबाव को अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं। अब इमोशन पे आते हैं। संवेग, किसी भी उद्दीपक का परसेप्शन होने पर उस उद्दीपक की तीव्रता, प्रकार, स्वरूप की मनुष्य के अंदर फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं। अंदर फीलिंग्स होती हैं
और वो फीलिंग्स व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य स्वरूप में परिवर्तन कर दें तो वह संवेग कहलाते हैं, जैसे खुशी, उदासी, क्रोध, भय, घृणा, प्रेम आदि। अब संवेगों की प्रकृति के आधार पर व्यक्ति का चेहरा, स्वर, गेस्चर, पोस्चर आदि के साथ उसकी आंतरिक क्रियाएं जैसे कि ब्लड प्रेशर, धड़कन आदि प्रभावित हो जाते हैं, तो ये संवेग होता है। अब 8th यूनिट में इंटेलिजेंस है, बुद्धि। तो इसमें एक परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ वेशलर के अनुसार कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। इस प्रकार से मैंने पूरा एक पेपर आपके सामने आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। नमस्कार।